Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Pulse Empire. तो गाइज हम यहाँ पे इंडेक्स के बारे में और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले पहले डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे डिस्कस किए जाने वाला कोई भी स्क्रिप्ट किसी भी स्क्रिप्ट में मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। और दूसरा कि किसी भी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च ज़रूर कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कीजिए गाइज। तो गाइज सबसे पहले हम इंडेक्स को लेके थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो ये डेली चार्ट लगा है निफ्टी फ्यूचर का आपके सामने, एंड आप देख रहे हैं एक इनडिसाइसिव कैंडल है, बिकॉज अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखें तो मार्केट एक इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रही थी जो बनता था बेसिकली। ये नीचे का जो था वो 662 था और ऊपर का जो था 695 था। तो ना मार्केट उसको क्रॉस करके ऊपर जा पा रही थी और ना नीचे जा पा रही थी। बट उससे पहले हमने ऑप्शन चेन के ज़रिए उससे एक दिन पहले हमने ये देख लिया था कि 17,700 पे मेजर कॉल राइटिंग है और 17,500 पे मेजर पुट राइटिंग है। तो जो रेंज निकल के आ रही थी वो 200 पॉइंट्स की ही निकल के आ रही थी, और निफ्टी ने उसी तरह रिएक्ट किया। यहाँ पे खुली निफ्टी, गैप अप ओपनिंग हुई और निफ्टी ने हाई बनाया 65 का, 765 का, और यहाँ से एक रिवर्सल आई, यानी निफ्टी नीचे की तरह आई, नीचे की तरफ आई, सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पे बॉटम बना के निफ्टी ने 665 यानी अपना जहाँ पे ओपन हुई थी वहीं पे एक बॉटम बनाया और फिर ये 730 के आसपास गई और इसने 730 को 2 बार टच किया, बट ये 730 को अब ब्रेक नहीं कर पा रही थी। तो फिर ये एक निशानी थी कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है तो इसमें सेलिंग आएगी, क्योंकि ये डबल टॉप जब बना दिया तो चाहे वो स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, अगर डबल टॉप बन जाए तो वो आपको एक आइडिया दे रहा होता है कि निफ्टी ने या उस स्टॉक ने कॉन्टीन्यूसली कोशिश की ऊपर जाने की, बट वो उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया या नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ से एक सेलिंग आएगी और यही मौका आपके पास अच्छा मौका था सेलिंग करने का। वैसे मैंने यहाँ पे सुबह ही सेल कर दी थी और मेरी सेलिंग हुई थी कुछ 728 पे, 17,728 पे, 17,728 पे मैंने निफ्टी सेल कर दी थी और मैंने यहाँ पे 75 के आसपास उसे बाय किया था। तो 50 पॉइंट्स, मतलब 53 54 पॉइंट्स मुझे सुबह ही मिल गए थे विद इन हाफ एन आवर। तो उसके बाद मैं एक अच्छे ट्रेड की वेट कर रहा था। मुझे था कि या तो हाई के आसपास जाए या फिर हाई को ब्रेक करे, फिर मैं सेल करूँगा। यहाँ पे मैं सेल नहीं कर पाया गाइस, और ना मैं अपने क्लाइंट्स को बोल पाया, क्योंकि मुझे ये लेवल उतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं लग रहा था। बट ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता तो ये एक बहुत अच्छा लेवल था यहाँ पे सेल करने का निफ्टी को, बट मैं नहीं कर पाया। मैंने सजेस्ट भी नहीं किया अपने क्लाइंट्स को, बट यहाँ पे मैंने सभी को सजेस्ट कर दिया था कि निफ्टी सेल करो। तो जिन्होंने भी निफ्टी सेल की उन सब ने प्रॉफिट लिया, और कुछ ने तो अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। जिन्होंने वेट की उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। बाकी सबकी अपनी मेंटेलिटी होती है कि कितने पॉइंट्स निफ्टी में लेने के लिए वो ट्रेड करती हैं। कुछ लोगों को 100 पॉइंट मिनिमम चाहिए होता है, कुछ लोग 50 के लिए काम करते हैं, कुछ लोग 20 पॉइंट लेके भी निफ्टी में से निकल जाते हैं। एनीवे, तो ये था निफ्टी का रेंज। यहाँ पे एक सेलिंग ज़रूर आई। ये सेलिंग क्यों आई इसका कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि डॉ जॉन भी वहीं पे स्टेबल था, 10-12 पॉइंट माइनस था। पर ये सेलिंग कैंडल क्यों बनी, ये मतलब ये नोबडी वाज एबल टू अंडरस्टैंड दिस। बट साथ ही वही रिकवरी आई और उसी लेवल पे निफ्टी आ गई। 691 का हाई बनाया, 694 का। जब रिकवरी आए तो ये 15 मिनट में 694 का हाई बना दिया 602 से। 602 का लो बनाया था, वहाँ से 90 पॉइंट विद इन 15 मिनट डाल दिए। तो क्योंकि ये यही लेवल था कंसोलिडेशन का, 75 80 85,
यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट करती रही है। तो गाइज अब एक तो हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन वही बोल रही है जो पहले थी। 17,700 पे मेजर कॉल राइटिंग है 72 लाख शेयरों की, और मेजर पुट राइटिंग जो है वो 17,500 पे है, 46 लाख शेयर्स हैं। तो 17,600 पे 35 लाख शेयर्स हैं। आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ शेयर्स है 35 लाख 17,600 पे हैं। बट जो मेजर पुट राइटिंग है यानी सपोर्ट के तौर पे जो काम करेगा वो 17,500 का है। तो रेंज तो वही निकल के आ रही है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन डाटा, 17,500 से 17,700। और आपने सुना होगा जी बिजनेस पे अनिल सिंह भी यही बोल रहा है वहाँ पे कि 475 और 525 के बीच में स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। अगर निफ्टी यहाँ से रिवर्स होती है तो आपको यहाँ पे बाय करनी ही करनी है, और बिना सोचे समझे, मतलब जो भी वट एवर ही सेज, तो वो जो भी कहता है तो वो यही बेसिकली ये लेवल्स हैं। और वो फिर कहता है जी 770 पे आके सेल करने का मूड बनाइए और 850 तक सेल करते जाइए। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि दूसरी मेजर कॉल राइटिंग जो है वो 17,800 पे है। वो उसको पता है कि अगर 17,700 निकल भी गई निफ्टी तो 17,800 पे रुकेगी। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी आपने बना के चलनी है कि हाईएस्ट पे सेल करनी है गाइस। 17,700 क्रॉस कर रही है तो जहां हाईएस्ट जाती है और रिवर्स कैंडल बनती है सेल कीजिए, कोई बड़ी वाली बात नहीं। 50-60 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आती है तो आपको पता है 17,500 की मेजर सपोर्ट है। जैसी 17,500 क्रॉस करती है ऊपर की तरफ तो आप इसमें एंट्री कीजिए, आप निफ्टी बाय कीजिए। अब दूसरी न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो गाइस हमें पता था जैक्सन हॉल की मीटिंग थी यूएस में, और वो मीटिंग हुई। वहाँ पे जो मिस्टर पावल हैं उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें अगर रेट हाइक्स अग्रेसिवली करने पड़ते हैं तो हम करेंगे, बट इन्फ्लेशन को नीचे 2% तक लाने का हमारा मोटिव, मकसद या गोल है, और उसे हम लेके आएंगे। तो इस वजह से कल डॉ जोन जो था वो 3% के आसपास शार्प फॉल उसमें आया। अब उसे भी देख लेते हैं। ये गाइस डॉ जोन ये है डॉ जोन। तो 32,189 पे ये क्लोज हुआ, अपने डे लो पे क्लोज हुआ है, और ये यहाँ पे था कुछ 460 पे। तो 460 से नीचे आया है कुछ अप्रॉक्सीमेटली। अगर हाई से जहाँ से नीचे आया है तो हम लगा के चलें तो 1200 पॉइंट्स का फॉल है। उसी वजह से अगर आप देखें तो SGX निफ्टी भी आपको ये जो लेवल था उसका 17,725, ये 17,722 वहाँ से नीचे आई, तो 17,722 से 444 तक आ गई। तो अप्रॉक्सीमेटली 270 पॉइंट्स के आसपास का फॉल है। बट फिर भी एक लेवल पे आके रुकी हुई है जो कि एक मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि 17,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। और हो सकता है ये यहाँ से जब गैप डाउन ओपन होती है वो यहाँ से एक रिकवरी दिखाए मंडे को। अगर डॉ जोन ठीक रहा और स्टेबल भी रहा तो निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखानी चाहिए निफ्टी को। ठीक है, वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए 17,500 से। बट बाकी यूएस के इंडेक्स पे भी डिपेंड करेगा मंडे को। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यूएस अप्रॉक्सीमेटली 1200 पॉइंट डाउन है, और मंडे को उस पर नज़र रखनी है कि मंडे को वो स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है और निफ्टी ऊपर की तरफ जाने लगी तो बाइंग कीजिएगा। ठीक है, 17,500 की यानी 475 की सपोर्ट मार्केट, 10-20 पॉइंट का बफर जोन आपको देना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल 700 के ऊपर जाके नहीं रुकती, वो 760 चली जाती है और वहाँ से रिवर्स हो जाती है। तो नीचे की तरफ भी वो आती है तो वो पूरे 500 पे सपोर्ट नहीं लेगी, वो 10-20 पॉइंट नीचे आ सकती है। तो 20-25 पॉइंट नीचे बफर जोन रख के उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा अगर आप बाय करते हैं, और हाईएस्ट पे सेल कीजिए। तो ये निफ्टी को लेके स्ट्रेटजी है हमारी गाइस मंडे के लिए। ठीक है, या सेल ऑन राइज 17,700 के ऊपर सेल करनी है, 17,500 के आसपास बाय करनी है। यूएस की इंडेक्स अगर यूएस फ्यूचर्स स्टेबल होते हैं तब। अब एफआईज का डाटा चेक कर लेते हैं गाइस। तो
कल से आपको पता है, कल से एक नेक्स्ट मंथ शुरू हुआ था, नया महीना शुरू हुआ था। तो ये एफ आईज का डाटा है कैश में गाइस, वो 51 करोड़ की कैश में सेलिंग करके गए हैं, और डी आईज ने 453 करोड़ की बाइंग की है। जैसे कि आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। तो ये तो कैश का डाटा है कि छोटी सी सेलिंग है उनकी कैश में। अगर एफ एन ओ डाटा पे चलें तो गाइस इंडेक्स में उन्होंने 1020 करोड़ की इंडेक्स बाय की है, और स्टॉक में देखें, स्टॉक फ्यूचर्स में, तो स्टॉक फ्यूचर भी बाय किए हैं 603 करोड़ के। तो स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग है, ये ऑप्शन उन्होंने बेचे हैं। स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग है, इंडेक्स में भी बाइंग है, और इंडेक्स के ऑप्शंस भी बाय किए हैं। 3522 करोड़ के ऑप्शंस भी बाय किए। तो इससे ये समझ आ रहा है, अकॉर्डिंग टू माय कन्विक्शन और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, कि इंडेक्स तो उन्होंने लॉन्ग की ही की, उन्होंने ऑप्शन भी लॉन्ग किया है, सेल नहीं किया, हेज नहीं की पोजीशन। वो ऑप्शन में भी लॉन्ग करके गए हैं, इंडेक्स में भी लॉन्ग करके गए हैं। इससे यही पता चलता है कि दे आर वेरी मच श्योर अबाउट द इंडेक्स, कि भाई इंडेक्स उन्होंने तो गिरानी नहीं है, क्योंकि यही मार्केट मूवर्स हैं एफ आईज। इंडेक्स में काम यही करते हैं, डी आईज तो कर नहीं सकते। वो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे बाइंग सेलिंग करते हैं, पर इंडेक्स में काम नहीं कर सकते। तो यही लोग हैं जो इंडेक्स मैनिपुलेट या इंडेक्स मैनेजमेंट करते हैं। तो ये बाइंग करके गए हैं ऑप्शन में भी और इंडेक्स में भी। तो मेरी कन्विक्शन तो यही कहती है कि निफ्टी अगर नीचे मिलती है, तो मतलब नीचे खुलती है, तो वो रिकवरी ज़रूर देगी, ठीक है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने निफ्टी को ऊपर या नीचे लेके जाना होता है। तो एफ आईज का डाटा तो पॉजिटिव बोल रहा है निफ्टी के लिए, कि उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है निफ्टी में, और निफ्टी ऊपर जानी चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये निफ्टी के रिगार्डिंग था। और अब आते हैं स्टॉक, जो कि एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक है गाइस, राम रत्ना वायर्स लिमिटेड। तो गाइस देखिए, डे हाई पे क्लोज हुआ है, विद वॉल्यूम क्लोज हुआ है डे हाई पे। एंड दूसरी बात, अगर डेली चार्ट पे चले तो गाइस कंपनी लिस्ट हुई थी 227 पे, और लिस्ट होने के बाद ये कंपनी ऊपर की तरफ ही गई है, नीचे आई ही नहीं। यहाँ पे कंसोलिडेशन चली कुछ 15-20 ट्रेडिंग सेशंस में, और उसके बाद जब बाइंग आई तो इसने अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दिया। प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया गाइस। ये कंपनी यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ से डबल होगी, बट उसमें टाइम लग सकता है, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने। ये स्टॉक आपको मे बी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपको ये यहाँ से 600 रुपया नज़र आए। बट हाँ, पोजिशनली अगर आप मुझसे पूछें कि 1, 2, 4 दिन के लिए क्या टारगेट इसके हो सकते हैं, तो गाइस टारगेट रहेगा मिनिमम 350, और स्टॉप लॉस रखना आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा गाइस, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा, 270 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप इस स्टॉक में जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास का स्टॉप लॉस मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट स्टॉक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेट सपोज आपने 100 शेयर बाय करने हैं, तो 20 यहाँ पे बाय कीजिए, 20-25, थोड़ा नीचे मिलता है 25 वहाँ पे, थोड़ा और नीचे मिलता है 25 वहाँ पे, इसको एवरेज करते रहिए। उसका रीज़न मैं आपको अब बताने चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी हाई कन्विक्शन इस स्टॉक पे क्यों है कि ये कंपनी डबल हो सकती है विद इन फ्यू मंथ्स। तो गाइज ये कंपनी के फंडामेंटल्स हैं और पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। मार्केट कैप 696 करोड़ की है गाइज, कुछ 700 करोड़ के आसपास की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक की पी यानी वैल्यूएशन कोई ज़्यादा नहीं है, 12 की पी पे या 13 की पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। ROC जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 18% से ऊपर की है, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 22% से ऊपर की है। एंड डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, 1% के आसपास। इंडस्ट्री पी भी मतलब सेम ही है जिस पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आपको महंगी वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा। ये स्टॉक महंगी वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहा है,
तो गाइस एंटरप्राइज वैल्यू होती है कि अगर हम कंपनी के एसेट्स वगैरह और उसमें उसके पास कितना कैश पड़ा है ये सब प्लस कर दें तो उसके टोटल वैल्यू एसेट्स की और उसके कैश की उसके डेब्ट की ये टोटल वैल्यू क्या बनेगी। तो टोटल वैल्यू मार्केट कैप से भी ज़्यादा आ रही है, बिग पॉजिटिव। फ्री कैश फ्लो पिछले 5 साल से कंपनी का पॉजिटिव में है 44 करोड़, बिग पॉजिटिव, क्योंकि छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और कैश फ्लो कॉन्टीन्यूसली पॉजिटिव में है। इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। कंपनी हर साल पैसा बना भी रही है, पैसा बुक्स में भी बना रही है और पैसा रियल में भी बना रही है, क्योंकि नेट प्रॉफिट कंपनी का पॉजिटिव हो सकता है पर कैश फ्लो अगर नेगेटिव है तो कंपनी ने किताबों में पैसा बनाया अपनी बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर इन हैंड कंपनी के कुछ नहीं आया, सारा माल बेचा क्रेडिट में। तो अगर कैश फ्लो पॉजिटिव हो उसका मतलब होता है कि कंपनी ने जो माल बेचा उसका कैश उनके पास आ चुका है, वो उधार में नहीं बेचा, कैश में बेचा है, और इसीलिए कैश फ्लो पॉजिटिव है, यानी उनके पास वो कैश जनरेट कर रही है कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग्स है गाइस 73%, प्लज कुछ भी नहीं है, डीआईज और एफआईज की अभी तक कोई होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। डेट है 269 करोड़ का, बट रिजर्व भी 260 करोड़ के, यानी जितना डेट है उतने रिजर्व भी कंपनी के पास पड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 4 के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होती है गाइस कि कंपनी ने जो लोन ले रखे हैं उस पर जो इंटरेस्ट वो पे कर रही है वो उसके रेवेन्यू का, उसका रेवेन्यू इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा है। तो रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है वो इंटरेस्ट की कॉस्ट से 4 गुना ज़्यादा रेवेन्यू वो कंपनी बना रही है, तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पोजीशन पे है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, तो ये रेशियो 1 से जितना कम होगा उतना अच्छा है, या मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो डेट टू इक्विटी रेशियो 99 का इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर 269 करोड़ का डेप्ट है और 260 करोड़ ही उनके पास रिजर्व पड़ा है, तो इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो 1 का आ रहा है। तो यहाँ पे ये नंबर सेम है रिजर्व और डेट के, इसीलिए ये फिगर 99 की आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 99% की है गाइस, बिग पॉजिटिव, कंपनी हर साल प्रॉफिट में है। और डिविडेंड पे आउट कंपनी का अच्छा खासा है, 21 रुपीज़ का, और 1% का डिविडेंड है, 1% ऑफ द फेस वैल्यू। और करंट रेशो अच्छी खासी है गाइस, 1 से ऊपर है तो अच्छी खासी। करंट रेशो का मतलब होता है कि कंपनी की एसेट्स ज़्यादा हैं या लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो इसके पास एसेट्स ज़्यादा हैं इसलिए 1 से ऊपर की इसकी करंट रेशो है। तो कंपनी के ऊपर उतनी लाइबिलिटीज़ नहीं है जितनी कंपनी की एसेट्स पड़ी हैं कंपनी के पास। तो करंट रेशो भी बहुत स्ट्रांग है, बिग पॉजिटिव। सबसे बड़ा पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू, जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है, जो स्टॉक उससे नीचे ट्रेड कर रहा है गाइस, 316 पे ट्रेड कर रहा है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 400 से ऊपर। तो आपको ये अपनी एक्चुअल वैल्यू, मतलब कि अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल रहा है, हम इसे ओवर वैल्यूड बोल ही नहीं सकते, अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल रहा है। तो अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 432 की आ रही है, तो जब ये इसको क्रॉस करेगा तो 600 जाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सके तो। और सिक्योर्ड लोन 260 करोड़ का है, अनसिक्योर्ड लोन 101 करोड़ का है। कंपनी काम किस चीज़ में करती है? कॉपर वायर्स एंड स्ट्रिप्स, एल्युमिनियम वायर्स, तो वायर्स बनाती है बेसिकली कंपनी। इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं देखें कुछ इसमें यहाँ पे। तो रेवेन्यू स्प्लिट वायर एंड स्ट्रिप से आता है 90% ऑफ द रेवेन्यू, कॉपर ट्यूब एंड पाइप से आता है 10% का रेवेन्यू। पाइप्स एंड ट्यूब्स भी बनाती है जो घर की फिटिंग्स में यूज होते हैं। जियोग्राफिकल स्प्लिट जो है, डोमेस्टिक सेल 91% का रेवेन्यू डोमेस्टिकली आता है, एक्सपोर्ट से 9% का रेवेन्यू या 9-10% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, तो कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। तो क्लाइंटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड मैनी लार्ज प्राइवेट सेक्टर इंडियन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक Schneider इलेक्ट्रिक, Siemens, CG पावर, C&S इलेक्ट्रिक, हैवल्स। तो ये सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं गाइस, जिनको ये वायर सप्लाई करती है। उसके बाद वो उस पर अपनी स्टैंप लगा के उसको अपनी बता के बेच देते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के से कोई आप ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्वेस्टमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब्सिडरीज, तो सब्सिडरी इसकी वेपो इलेक्ट्रिकल्स है, जॉइंट वेंचर विद एनोब टेक्नो के साथ भी हो चुका है। तो एनीवे ये हमें रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, योग्राफिकल स्प्लिट क्या है, क्लाइंट्स कौन कौन से, इनसे फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़, ये 3 कॉलम जो हैं ये मेन थे। तो हमें पता है कि बड़ी कंपनीज जो इंडिया की फेमस और नामी ग्रामी कंपनीज हैं वो इसकी क्लाइंट्स हैं। तो गाइस अब आते हैं हम इसके कुछ और फंडामेंटल्स देखते हैं। तो इसके जो पीर्स हैं, हिंदुस्तान जिंक, उनकी वैल्यूएशन भी सेम है। हिंदुस्तान कॉपर वो 30 की पीई पे ट्रेड कर रहा है। टिन प्लेट वो थोड़ा इससे सस्ती है। ग्रेविटा वो थोड़ा इससे महंगा है। रेक वायर्स भी इससे महंगी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे गाइस। तो ये पिछले साल जून क्वार्टर के रिजल्ट थे गाइस। 4.5% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन से और 7.25 करोड़ का प्रॉफिट था और ईपीएस 3.53 की थी। और इस साल जून में जो रिज़ल्ट आए हैं गाइस, ईपीएस भी बढ़ चुकी है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम हुए हैं बट प्रॉफिट बढ़ के आया है। तो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा है। अप्रॉक्सीमेटली 30% के करीब प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। तो 30% प्रॉफिट इंक्रीज़ होना कोई छोटी बात नहीं होती गाइस। ईयर इन ईयर कंपनी की परफॉर्मेंस देखें गाइस तो कंपनी ग्रो करती जा रही है। 10 करोड़ का प्रॉफिट 2015 में, 2016 में 10 करोड़, 2017 में 22, 2018 में 27 करोड़, 2019 में कोरोना की वजह से 2019-20 में कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया बट फिर भी 2015-16 से बेटर परफॉर्म किया। कोरोना वायरस की जो मुश्किलें आई थी उसके बावजूद भी 2021 में कंपनी ने फिर वही परफॉर्मेंस सेम रही बट 2022 में कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए गाइस, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। 27% से हाईएस्ट एवर प्रॉफिट था 2018 का, उसका डबल प्रॉफिट निकाला है 2022 में। तो अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़कर डबल प्रॉफिट निकाला है। तो दिस इज़ बिग पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखें तो कंपनी के मार्जिन स्टेबल हैं, अगर ग्रो नहीं कर रहे तो वो नीचे भी नहीं जा रहे गाइस। 5% के आसपास स्टेबल मार्जिन्स हैं। तो अब इसकी बैलेंस शीट पे आते हैं। कंपनी के रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी की बोरिंग्स कम हुई हैं। तो आप देख रहे हैं पिछले साल बोरिंग 360 करोड़ की थी, इस साल 269 करोड़ की है गाइस। तो बोरिंग्स कम हुई हैं, फिक्स्ड एसेट्स स्टेबल्स हैं एंड इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाती जा रही है गाइस। तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छी खासी हैं और कुछ अदर एसेट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जा रही हैं। वो इंटेंगिबल एसेट्स होती हैं जो बैलेंस शीट में ये अदर एसेट्स में डाल देते हैं। अब कैश फ्लो पे आइए गाइस। कैश फ्लो देखिए कंपनी का 2022 में 150 करोड़ का कैश फ्लो और 150 करोड़ इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो में माइनस थी कंपनी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो कैश फ्लो था वो माइनस में इसलिए था क्योंकि इन्होंने लोन पे आउट किया है। अब ये कैसे पता चला लोन पे आउट किया है? तो गाइस यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में 361 269 ये अमाउंट कम हुई है, बोरिंग्स की लोन अमाउंट कम हुई है। तो ये वहाँ से हमें पता चल रहा है कि कुछ इंटरेस्ट पे किया, कुछ चार्जेस पे किए और कुछ लोन अमाउंट पे की है। ठीक है, तो बोरिंग्स कम हो रही हैं और नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में है। 11 करोड़ कंपनी के हाथों में कैश पड़ा है गाइस। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि आपको बताया था, डीआईज एफआईज की कोई होल्डिंग नहीं है, सिर्फ पब्लिक एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग है और प्रमोटर्स के पास जितनी मैक्सिमम होल्डिंग वो रख सकते हैं उतनी मैक्सिमम होल्डिंग है गाइस। मुझे कहीं पे भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं गाइस, इस कंपनी में पूरी क्षमता है, पूरी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है स्मॉल कैप से मिड कैप होने की।
ठीक है, रिसर्च में, फंडामेंटल रिसर्च में जो पॉइंट्स देखने होते हैं वो मैंने बेसिक सभी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, और रीज़न यही था कि अगर आप इसको पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं इस कंपनी को तो रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें एक कंपनी और थी जो मैंने 800 के आसपास आपको दी थी। अब मुझे नहीं पता आप इन चीज़ों को याद रखते हैं कि नहीं रखते। गाइस ये कितना प्राइस आ रहा है, 1136, और YouTube पे जाके देखिए मेरी वीडियो, ये कंपनी 800 पे दी थी मैंने आपको, और कितनी देर पहले, विद इन फ्यू डेज, 15-20 दिन पहले मैंने आपको ये 800 पे दिया था स्टॉक, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट इसकी वैल्यूएशन देखिए 42। राम रतन वायर आपको 11 की वैल्यूएशन पे मिल रहा है और ये 42 की वैल्यूएशन हो चुकी है, पहले नहीं थी अब हो चुकी है। ठीक है, एंड और इसके और उसके प्रॉफिट कंपेयर कीजिए गाइस। ये 22 करोड़ इसने पिछले साल जून क्वार्टर में लिया था, इस साल 35 करोड़, कितने परसेंट बढ़ा, 15, तो 40% के आसपास का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और स्टॉक कितना बढ़ा, स्टॉक कितना बढ़ा इसके चार्ट से देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने आपको दिया था ब्रेकआउट लेवल पे कि ब्रेकआउट आया गाइस 800 पे ले लीजिए। तो ये कब था ब्रेकआउट, 15 जुलाई गाइस, 15 जुलाई, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ पहले, एक महीना पहले जो आपको स्टॉक दिया था वो 800 से 1200 हो गया, 800 से 1100 क्रॉस हो गया। तो कितने परसेंट की रिटर्न आई गाइस, 40% की रिटर्न आपको एक महीने में मिली है। और ऐसा ही स्टॉक है राम रतन वायर्स। कंपनी के फंडामेंटल्स उतने ही स्ट्रांग हैं जितने कि इस कंपनी के थे। ठीक है, जबकि इनका भी कैश फ्लो मार्च 2022 में एक इतना बड़ा, मतलब कि कैश जनरेट किया था इन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो वही राम रतन वायर के साथ है कि कितना 150 करोड़ का कैश जनरेट किया उन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ भी कोई एफआई नहीं है, इसमें भी कोई एफआई नहीं थी, बस डीआई ज़रूर थी इसमें, और बाकी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास एंड पब्लिक के पास थी। जैसे उसकी होल्डिंग 26% की पब्लिक के पास है, तो यहाँ पे भी 26% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, और 75% की आसपास की होल्डिंग 73% के डीआईज एंड प्रमोटर्स के पास है। तो सेम सिचुएशन है गाइस, वही सिचुएशन, वही ब्रेकआउट, कम वैल्यूएशन, उतने ही स्ट्रांग फंडामेंटल्स। ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर किसी ने राज रतन वायर मिस कर दिया तो अब राम रतन वायर पे जाइए। Okay guys, so this was the stock I just wanted to discuss with you. बाकी आप पे है, आप अपना रिसर्च खुद भी कीजिए। मैं जितनी रिसर्च आपको बेसिक बातें आपको समझा सकता था अभी इस वीडियो में वो समझा चुका हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सो आई शुड फिनिश दिस वीडियो राइट नाउ, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। एंड अगर आप लाइव मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल्स, इंडेक्स कॉल्स एंड इंट्राडे कॉल्स चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099 पे। कॉल, टेक्स्ट और व्हाट्सएप में एनी टाइम। अगर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो कोई फ्री ट्रायल कुछ नहीं है, प्रीमियम मेंबरशिप है, मंथली बेसिस पे है। आपको अच्छी ना लगे आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, बट आप करेंगे नहीं, ये मेरी श्योरिटी है। एंड रेस्ट इज़ अप टू यू। अगर आप खुद पैसा बना रहे हैं देन यू आर डूइंग ग्रेट, बट अगर आपको कुछ मार्केट में नहीं समझ आ रहा कि मार्केट कहाँ जाएगी, किस कंपनी में पैसा लगाना है, कितना लगाना है, और इंट्राडे में कौन सी कंपनी में आपको इंट्राडे करना है, तो फिर देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और अगर आप खुद से अच्छा पैसा बना रहे हैं देन ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।